पुण्यतिथि पर, और पूरा देश याद कर रहा है, अपनी अपनी तरह से याद कर रहा है। और लेकिन जिन लोगों को खास तौर पर उन्हें याद करना चाहिए वो आप ही लोग हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ये टाइटल भी है, युवा भारत के अग्रदूत स्वामी विवेकानंद, और अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी और को सबके अपने अपने एक आइडियल होंगे जिनको कहना चाहते होंगे कि भारत का युवा होना यहाँ से शुरू हुआ, भारत का युवा होना वहां से शुरू हुआ। लेकिन पश्चिम जिस भारत को जानता रहा पहले, वो बूढ़ा बुजुर्ग परेशान और खस्ता हाल भारत था, जादूगरों और सपेरों का भारत था, चोरों और दरिद्रों का भारत था। उस बूढ़े के पूरे भारत को विवेकानंद ने बदला पश्चिम के लिए। अमेरिका में जब वो गए और वहां उन्होंने जब भाषण दिया शिकागो में, तो जो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा और जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा वहां की जनता पर, वो ये पड़ा कि विवेकानंद जो है वो भारत का ऐसा चेहरा लेकर के आए जो दरिद्र नहीं था, जो क्रूर नहीं था, जो उदास नहीं था, जो विधर्मी नहीं था, क्योंकि पश्चिम के लिए भारत विधर्मी देश था। पश्चिम उस जमाने में धर्म के मानी सिर्फ ईसाइयत समझता था या यहूदिज्म समझता था। इस्लाम चूंकि उसके कंपटीशन में था तो वो भी शायद धर्म का हिस्सा था, लेकिन हिंदुओं के पास भी कोई धर्म है ये ईसाइयों को समझ में नहीं आता था। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब उनके भाषण खत्म हो गए तो उसके बाद अगले दिन अंग्रेजी अखबारों ने जो बहुत सारी बातें उनकी तारीफ में छापी थी, उसमें एक लाइन ये भी छापी थी कि हमें हंसी आती है उन ईसाई संस्थानों पर जो कहते हैं कि हमें भारत में जाकर धर्म प्रचार की आवश्यकता है, क्योंकि यदि भारत का धार्मिक नेता विवेकानंद जैसा होता है तो भारत को किसी से धर्म लेने की आवश्यकता नहीं। ये जो गौरव था ये विवेकानंद ने पश्चिमी जगत में, पाश्चात्य संसार में भारत को दिलाया, और यहां से हम विवेकानंद को आमतौर पर जानते हैं। जब भी विवेकानंद की बात होती है, और आज भी आप कल भी दिन भर में जो आप न्यूज चैनल्स देखोगे और बहुत सारे उसमें नेता बोलेंगे, बहुत सारे और भी लोग बोलेंगे, वक्ता बोलेंगे, तो प्राय उसमें इन्हीं सब बातों को लेकर के लोगों को आकर्षित किया जाता है कि विवेकानंद ने भारतीय धर्म को या भारतीय गौरव को किस तरीके से पश्चिमी जगत में प्रस्तुत किया। मगर चूंकि उनकी 150वीं वर्षगांठ है और इस खास दिन पे हम लोग अगर कुछ उनकी और खासियतों पे नजर डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। यद्यपि मेरे अलावा यहाँ पे 2 और वक्ताओं को आना था, तो मैंने ये उम्मीद की थी कि 2 वक्ता उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बोल लेंगे, बचा खुचा मैं बोलूंगा। लेकिन अब ये बड़ा मेरे आसपास डरावना सा माहौल बना दिया गया है कि अब मुझे ही बोलना है, कहा जितनी देर तक आप लोग टॉलरेट कर लो, ठीक है। तो जब मैं आ रहा था तो मुझे लेने के लिए जो लोग आए थे उनमें से एक साहब ने मुझे कहा कि आपने आज इतना भारतीय ड्रेस वेस क्यों पहना हुआ है ना, आमतौर पर तो आप वेस्टर्न नॉर्मल कपड़ों में ही नजर आते हैं, उसी तरह से आ गए होते। तो मैंने कहा कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे तो मैं घूम ही सकता, वैसे आ भी सकता, कोई जेएनयू के लोग मेरे से अपरिचित नहीं है, मुझे उतना वेस्टर्न देखने का अभ्यस्त है। लेकिन यदि हम होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ऐसा कोई त्योहार मनाते हैं, घरों में कोई शादी ब्याह किसी फंक्शन में जाते हैं, तो आमतौर पे हम लोग सज लेते हैं, संवर लेते हैं, थोड़े से भारतीय हो जाते हैं। तो ये जो दिन है ये भी हमारे लिए त्योहार होना चाहिए। अगर हम अपने महापुरुषों के जन्मदिन को त्योहार की तरह नहीं मना पा रहे हैं तो हम कहीं चूक रहे हैं अपनी संस्कृति से। इसलिए मुझे लगा कि बाल तो नहीं मैं अचानक से काले कर सकता था, लेकिन कपड़े में थोड़े हिंदुस्तानी कर सकता था, तो वो मैंने कर लिए। और दूसरा कारण था कि विवेकानंद पश्चिम को केवल अपनी बातों से प्रभावित नहीं करते, विवेकानंद अपने व्यक्तित्व से भी पश्चिम को बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। विवेकानंद जितने सुंदर वक्ता थे उतने ही सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक थे। विवेकानंद न केवल ज्ञान को पसंद करते थे या ज्ञान प्रिय व्यक्ति थे, बल्कि सौंदर्य प्रिय भी थे। अगर आप विवेकानंद की तस्वीरों को अगर आप देखते हैं, उनके जीवन में आप झांकने की कोशिश करते हैं, तो विवेकानंद युवा काल से ही सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति बड़े ही सचेत रहे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा, 19 बीमारियों से ग्रस्त रहे विवेकानंद अपने जीवन काल में, जिसमें डायबिटीज भी थी और हार्ट अटैक जैसी बीमारी भी थी।
लेकिन उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व पर उसकी कोई छाप नहीं नजर आती है। हम जब विवेकानंद को देखते हैं तो ऊर्जावान, सौंदर्यवान व्यक्ति के दर्शन हम करते हैं। तो पश्चिम को जब प्रभावित किया उन्होंने, क्योंकि पश्चिमी जब लोग आते थे तस्वीरें खींच के ले जाते थे, तो किसी नागा बाबा की फोटो खींचते थे, किसी भीखमंगे की फोटो खींचते थे, किसी फटेचर कपड़े में पड़े हुए किसी फकीर की तस्वीर खींचते थे और ले जाकर दिखाते थे, देखो ये है इंडिया और ये इंडिया के लोगों का अध्यात्म है। तो विवेकानंद जब वहां प्रकट हुए तो वो तो जितने भी वहां पे अन्य जो धर्मगुरु थे उन सबसे अधिक सुदर्शन व्यक्तित्व लेकर के खड़े हुए, अत्यंत सुंदर, अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ। तो पश्चिम उनसे दोहरा प्रभावित होता है। उनके वस्त्र में, उनके सौंदर्य में एक और चीज जो जताना चाहते थे वो यही जताना चाहते थे कि भारतीय संस्कृति या भारतीय ज्ञान जो है वो उदासी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये उत्साह से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, ओज से जुड़ा हुआ है। आज भी गैर भारतीय लोगों को, और कई बार मैं कह सकता हूं कि जो गैर सनातन धर्मी लोग हैं उन्हें जो ठीक से भारतीय धर्म या सनातन धर्म समझ में नहीं आता, उसका एक सबसे बड़ा कारण है इसके भीतर जो छुपा हुआ उत्साह है, उत्सव धर्मिता है, ये उन्हें परेशान करती है। मैं पिछले दिनों लगातार 1, 2, 3 मैंने सेशन धर्म पर मैं बोल रहा था, तो मैंने कहा था कि पश्चिम में जो धर्म है वो उदासी से बना हुआ धर्म है। जितना भी है भारत के बाहर जहां भी धर्म आप देखोगे वो उदासी पर है, उसमें मृत्यु केंद्र में है। मृत्यु उनका दर्शन नहीं है, दर्शन उनका जीवन है, लेकिन केंद्र में मृत्यु भय है, अवसाद है। भारत में क्या है? जीवन केंद्र में है और मृत्यु इसका दर्शन है। इसको ध्यान से समझना कि भारतीय लोगों के लिए, भारतीय चिंतकों के लिए, भारतीय मनीषियों के लिए केंद्र में जीवन रहा है और उसके आसपास जो दर्शन की जो परिधि है वो पूरी की पूरी मृत्यु चिंतन है। जबकि गैर सनातन धर्मी या जो भी अभारतीय संस्कृतियां हैं जहां भी जो दर्शन का उदय हुआ है, जो तथाकथित अध्यात्म का उदय हुआ है, उसमें केंद्र में मृत्यु है और उसके चारों तरफ जीवन है। विवेकानंद वहां पे जब जाते हैं, पश्चिम में जब जाते हैं, तो इन दोनों बातों को फोर्सली समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा धर्म उदासी से जुड़ा हुआ धर्म है, जबकि हमारे पास जो धर्म है उत्सव धर्मिता का है, हमारे पास जो धर्म है वो आनंद का है, हमारे पास जो धर्म है वो प्रेम का है। और उसके लिए वो तर्क देते हैं, अकाट्य तर्क देते हैं, प्रमाण देते हैं। विवेकानंद पश्चिम में जाते क्यों हैं, ये पहला प्रश्न है। इससे पहले कि विवेकानंद के बारे में अधिक बातें करें, पहले हमें थोड़ा सा ब्रीफली समझना चाहिए कि विवेकानंद जिसकी 150वीं जन्मदिन आप मना रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवील करते हैं क्या कि वो व्यक्ति था कौन। तो एक बड़ा ही सामान्य सा व्यक्ति नरेंद्र, जो कि बेहद ही भौतिकवादी, अत्यंत तार्किक और पश्चिमी सभ्यता से बहुत ही प्रभावित व्यक्ति था। अगर आप विवेकानंद के जीवन में जाते हैं, परमहंस से मिलने से पूर्व, बल्कि परमहंस से मिलने के बाद भी काफी दिनों तक वो परमहंस से कन्विंस नहीं है, परमहंस की बातों से वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तर्क किए, ढेर सारे तर्क किए, अपने जीवन में प्रयोग किए। और पश्चिम से न केवल विवेकानंद प्रभावित थे, बल्कि उस वक्त लगभग पूरा बंगाल और भारत का बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम से प्रभावित था, अंग्रेज से प्रभावित था, अंग्रेजियत से प्रभावित था। विवेकानंद भी कोलकाता की सड़कों पर सिगरेट के छल्ले उड़ाते हुए चलते थे। वो भी वो सारे रास रंग देखना पसंद करते थे जो आमतौर पर एक युवा देखता है। बहुत ही सामान्य जिंदगी विवेकानंद। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि ये मत समझिएगा कि कोई व्यक्ति जो बहुत महान हो जाता है वो एलियन होता है, दूसरी दुनिया से आता है। वो बड़ा ही सामान्य होता है। इसलिए मैं कुछ कमजोरियों के जिक्र जरूर करूंगा विवेकानंद के जीवन में जो रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि सिगरेट पीते थे, मोहग्रस्त थे। जीवन में जो एक सामान्य युवा कर सकता है वो सब वो कर रहे थे। कोई महर्षि नहीं थे, किसी कमल के पत्ते पर उनका उदय नहीं हुआ था। बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, जीवन से जूझ रहा व्यक्ति है, जीवन में उलझा हुआ व्यक्ति है, लेकिन एक चीज के लिए सचेत है। और वो सचेत होना, वो सचेतन क्या था? वो एक चीज के लिए सचेत था कि आखिर इस संसार का रहस्य क्या है, मैं क्यों पैदा हुआ हूं, मेरे होने का औचित्य क्या है।
मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ है या नहीं है? मैं सिर्फ इसलिए इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि मैं कौन हूं, किस लिए हूं, मेरा कोई औचित्य है या नहीं है, मेरा अस्तित्व किस लिए है। हम में से प्रायः पूरी जिंदगी जी जाने के बाद भी लोग ये प्रश्न नहीं पूछते हैं। हम लोग हर प्रश्न पूछ लेते हैं, हम क्या बनेंगे, कहां पहुंचेंगे, कितना कुछ गेन करेंगे, क्या खोया क्या पाया, ये सब हम बहस करते हैं। लेकिन औचित्य क्या है, रीजन क्या है, हमारे होने भर का रीजन क्या है, हम इस पर कभी भी नहीं सोचते हैं। और जो व्यक्ति इस पर सोचता है सिर्फ उन्हें ही तुम इतिहास में याद रख पाए हो आज तक। ऐसे लोग भी याद हैं जरूर, इतिहास के पन्नों में ऐसे लोग भी छुपे हुए हैं जो अपनी सत्ता के विषय में ज्यादा चिंतित थे, सत्य के विषय में नहीं। लेकिन तुम उन्हें किस तरह याद करते हो ये भी याद रखना। तुम रावण का जन्मदिन मनाने में कतई इंटरेस्टेड नहीं होते हो, तुम कंस को नहीं मनाना चाहते हो, तुम मोसोलोनी के लिए कोई उत्सव नहीं मनाते हो। तो यदि इतिहास के एक सुंदर पृष्ठ पर अंकित होने की भावना भी है तुम में, तो पहली जो शर्त होगी वो ये नहीं कि तुम इतिहास में कैसे घुसो, इसकी जुगत तुम्हें ही लगानी है। तुमको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो इतिहास बना कैसे था। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज अभी हम जिस युग में चल रहे हैं, यहाँ पे प्रतिदिन इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि आने वाला समाज कितना विभत्स होने जा रहा है। पिछले दिनों बहुत विभत्स घटना घटी, बलात्कार की इतनी भयानक घटना की लोगों के रेंगटे मतलब कांप जाए, ऐसा हुआ था। रूह दहला देने वाली घटना थी। पूरा दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान उबल रहा था, पूरी मीडिया लगातार चिल्लाने चीखने में लगी हुई थी। राजनेता, तमाम जो समाज सेवी हैं वो, जेएनयू से भी काफी छात्र छात्राएं गए। और मुझे लगता है कि अधिकांश लोग, मतलब बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि आप जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनमें लगभग एक ही जैसा स्टेटस अचानक देखने लग जाएं। ये बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा तब आमतौर पर ऐसा हो रहा होता है, नहीं तो होता नहीं है। मगर इस बार ऐसी घटना घट रही थी कि लगभग हर जाति, हर वर्ग को मिटा करके लोग एक जैसे स्टेटस अपडेट कर रहे थे। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सब उसमें लगातार शामिल थे। तो फिर अचानक से ये प्रश्न उठ जाता है कि जिस युवा भारत का सपना विवेकानंद देख रहे थे, वो जब भारत युवा हुआ तो अचानक से इतना उच्च श्रृंखल कैसे हो गया, इतना उद्दंड कैसे हो गया, इतना बलात्कारी कैसे हो गया, इतना बदतमीज कैसे हो गया, इतना अशिष्ट कैसे हो गया, और इतना उन्माद में कैसे भर गया। बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर ये भारत युवा हुआ है तो फिर तो बहुत बड़ी भूल हो गई अगर विवेकानंद ने युवा भारत की कल्पना की थी। और आप में से अधिकांश युवाओं से मैं अचानक विवेकानंद के जीवन से थोड़ा सा अलग हट के बोल रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि विवेकानंद, आप सब में से पता नहीं कौन कौन विवेकानंद होने की तैयारी में, हो सकता है हो जाए कल। क्योंकि विवेकानंद ठीक इतना ही सामान्य व्यक्ति था, उन्माद से भरा हुआ व्यक्ति था, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति था, असमंजस में पड़ा हुआ व्यक्ति था। वही लगभग व्यवस्था, वही उसकी मानसिक दशा थी जो वहां रायसीना रोड पे खड़े हुए तमाम युवाओं की होगी। उससे अलग नहीं थी दशा। आप जाइए और देखिए इतिहास में, जब परमहंस से वो संवाद करता है, जब वो ब्रह्म समाज में जाता है, वो लगभग ईश्वर विरोधी होने लग जाता है। स्थिति उसकी ये थी, नास्तिकता की तरफ है वो। उसको ये जरूर लेकिन चिंता है कि उसके आसपास कुछ है जो उसे असंतुष्ट किए हुए है, जैसा कि आज का युवा है। तो भीड़ लगा करके जब पहुंचा तो उसकी समस्या क्या थी। मैं बहुत इसलिए आप सबसे पूछ रहा हूं कि आप में से कुछ लोग गए होंगे जरूर रायसीना रोड तक। कौन कौन गया था, एक बार हाथ उठाओ। किस किस ने विरोध किया था इस बलात्कार उसका जा करके? अच्छा, मुझे लगता है कि ज्यादा ये लेफ्ट वालों ने किया है ना। ओके। और आप लोग फेसबुक और अंतर्मन में विरोध कर रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकली इसीलिए चूक जाते हो आप लोग हमेशा। थोड़ा थोड़ा भीड़, थोड़ा थोड़ा मजमा सड़कों पे दिखना चाहिए, अखबारों में दिखना चाहिए ना। तो पॉलिटिक्स के लिए बहुत जरूरी होता है। जब दुर्घटनाएं हो तो पॉलिटिशियंस वहां सबसे पहले पहुंचते हैं, गिद्ध बाद में पहुंचते हैं किसी लाश के पास, पॉलिटिशियन पहले होते हैं, याद रखना। पॉलिटिक्स का रूल है कुछ। चलो खैर,